Next topic, dielectrics and polarization. Dielectrics जो हैं, these are non-conducting material. Conductors ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अपने थ्रू अलाउ करते हैं. दैट मीन्स these allow flow of charges through them because these contain large number of free electrons. इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. किसी कंडक्टर को अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, एनी आर्बिट्ररी शेप, सपोज दिस इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टर को रखें तो दिस इज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इधर पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी. दैट मींस दिस विल बी हैविंग व्हाट, अ पॉजिटिव चार्ज. इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डेवलप्ड इनसाइड द कंडक्टर व्हिच विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड. एक्सटर्नल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड इनसाइड will be equal and opposite. Suppose इसको E0 बोल दिया, इसको E dash बोल दिया. E0 will be equal to E dash, या फिर E dash is equal to E0 कह सकते हैं. So whenever any conductor is placed in an electric field, charges are induced on the surface. और charges induce होंगे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू will be equal and opposite to the applied electric field. And the net electric field will be zero. और ये चीज अभी हम लोग ने पढ़ी कि net electric field inside any conductor is zero. आपने एक्सटर्नल एक फील्ड अप्लाई करी तो क्या हो गया? इसके सरफेस के ऊपर चार्जेस आ गए. कैसे चार्जेस आ गए या कैसे चार्जेस इंड्यूस हो गए? कि अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई. कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई? इक्वल एंड अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट अप्लाइंग एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये कोई कंडक्टर है इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी. और जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो इसके सरफेस के ऊपर चार्जेस आ जाएंगे. और कैसे चार्जेस आ जाएंगे? सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड, एंड वंस अगेन the net electric field will be zero. So electric field in any situation inside a conductor will be zero, and this is the case which we'll be studying in electrostatics. Electrostatics में electric field inside the conductor हमेशा zero आएगा. अब dielectrics के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे. We'll now study about the behavior of dielectrics in an external field. हम लोगों ने यहां पर क्या पढ़ा? हम लोगों ने यहां पर पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को रखेंगे तो क्या होगा. हम लोगों ने इसमें ये पढ़ा कि किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो चार्जेस इंड्यूस होंगे. और चार्जेस कैसे इंड्यूस होंगे? सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड इनसाइड द कंडक्टर विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड, एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो. डाइलेक्ट्रिक्स जो है, these are non-conducting material. ये non-conducting material है and they contain practically negligible number of free electrons. इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. इसमें कितने? नियरली नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या बहुत कम अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. तो अब ऐसे मटेरियल्स को अगर अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? सपोज दिस इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल. जिसको अभी हम लोगों ने क्या डाइलेक्ट्रिक बोला है. एक्सटर्नल फील्ड ऐसी कुछ है. तो क्या इसमें ऐसा कुछ फिनोमेना होना है कि नहीं? हाँ होगा.
कैसा होगा, इधर पर कुछ नेगेटिव चार्जेस आएंगे, कह लेंगे हाँ आएंगे, यहां पर कह लेंगे पॉजिटिव चार्जेस, थोड़ा सा बड़ा कर दिया अभी अपने इसको, इधर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, कह रहे हाँ आएंगे, तो इसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, कहने लगे हाँ इसमें भी आएगी, E' लिख दिया इसमें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0। तो क्या ये इंटरनल फील्ड इस एक्सटर्नल फील्ड के बराबर होगी, कहने लगे नहीं, इसमें ये जो इंटरनल फील्ड होगी, इंटरनल फील्ड दिस विल बी स्मॉलर देन दी व्हाट दी एक्सटर्नल फील्ड। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो कैसी रहेगी, दैट विल बी स्मॉलर देन दी एक्सटर्नल फील्ड, एंड दिस प्रोसेस वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन दिस टॉपिक। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। अब इसमें नेक्स्ट अभी हम लोग देख रहे हैं डाइइलेक्ट्रिक्स के बारे में। डाइइलेक्ट्रिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स एंड पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। तो नॉन पोलर और पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, जैसा ये नाम सजेस्ट कर रहा है, नॉन पोलर मतलब इसमें पोल्स नहीं होंगे, देयर विल बी नो पोल्स, पोल्स नहीं है मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर एक ही जगह पर हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हुए भी अभी हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। सो दीज विल नॉट बी हैविंग पोल्स। पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में क्या बोलेंगे, इनमें कुछ पोल्स रहेंगे मतलब कुछ डाइपोल होंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं। Non-polar dielectrics are made up of materials such that the atoms or the molecules have a configuration such that the positive charge center exactly coincides with negative charge center. पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर दोनों एक साथ एक ही जगह पर कोइंसाइड करेंगे, मतलब हर एटम या मॉलिक्यूल का क्या बोला है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड करेगा। अगर एक प्लस क्यू चार्ज है और इधर ही पर इसका सेंटर माइनस क्यू, दोनों प्लस क्यू और माइनस क्यू अगर एक ही जगह पर हैं, मतलब हर हर एटम या मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना, जीरो आ जाएगा। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 2a into q। 2a क्या होता है, 2a क्या होता है, इट इज द सेपरेशन बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का सेपरेशन अगर जीरो है मतलब क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। सो फॉर अ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक वी से दैट the material consists of atoms or molecules in which the positive charge center is coinciding with what, the negative charge center। positive charge center और negative charge center क्या कर रहा है, coincide कर रहा है। ये नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, इसका नाम नॉन पोलर क्यों है, कहने लगे इसमें पोल्स नहीं है यानी डाइपोल मोमेंट नहीं आएगा। वो बंद कर दो पीछे जाकर। So we say that for every atom or molecule, हर एटम या मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट कितना, हर एटम या मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट कितना, जीरो आएगा। और पूरे हर एटम और मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा, इसलिए पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट कितना, जीरो आ जाएगा। पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट क्यों जीरो आएगा, क्योंकि ये ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है। कैसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स, जिनमें हर एटम या मॉलिक्यूल का खुद का डाइपोल मोमेंट कितना, जीरो है। हर एटम या मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसलिए पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट जीरो है। बात समझ आ रही है। अब इसमें ऐसे मटेरियल को हम लोग अगर एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो क्या होगा,
Just try to understand this situation. इसका एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऐसा लिख सकते हैं, जी एनसीईआरटी स्पेसिफाइज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नॉन पोलर. When such type of dielectric is placed in an external field, जब किसी एक्सटर्नल फील्ड में ऐसे डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर पर फोर्स लगेंगे, क्योंकि ये फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? इट अप्लाइज अ फोर्स. फोर्स कैसा रहता है? फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा और नेगेटिव चार्ज के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा. पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और नेगेटिव चार्ज के ऊपर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. तो क्या होगा? अब इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कुछ हो जाएगा, हर एटम या मॉलिक्यूल में ऐसा कुछ दिखने लगेगा. प्लस और माइनस एक ही जगह पर थी, अब क्या होगा? प्लस और माइनस में सेपरेशन आ जाएगा. प्लस और माइनस में सेपरेशन आ जाएगा मतलब ऐसा कुछ माइनस प्लस एंड दिस इज व्हाट माइनस प्लस एंड दिस इज माइनस प्लस. ठीक. So now every atom or molecule which was having a zero dipole moment, now this situation has changed. ये situation change हो गई. अब क्या situation आ गई बताओ? Now every atom or molecule has a dipole moment which is not equal to zero. हर एटम या मॉलिक्यूल का खुद का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है. मतलब क्या है? अब हम लोग कह सकते हैं कि पूरे मटेरियल का खुद का डाइपोल मोमेंट अगर आप निकालेंगे वो जीरो नहीं होगा. पूरे मटेरियल का खुद का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा. डायग्राम ले लेना इसमें. अब इसका मतलब क्या है? ये वाला पार्ट. So we say that now since all the atoms or molecules are having a non-zero dipole moment, therefore the material develops a net dipole moment. पूरे मटेरियल में खुद का एक डाइपोल मोमेंट आ गया. और ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा है? देखो सारे डाइपोल मोमेंट्स का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू. तो अब इसमें अभी हम लोग बोलेंगे कि किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख दें तो एक नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है. एक नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब आप चाहो तो ये एक लाइन लिख सकते हैं क्या कि whenever a non-polar dielectric is placed in an electric field, a net dipole moment is developed in the direction of electric field. And this net dipole moment which is developed inside the dielectric is proportional to the applied field. ये याद रखें. हमने क्या बोला? ये जो net dipole moment generate हुआ है, this is proportional to what? The applied electric field. और ऐसे मटेरियल्स को हम लोग लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं.
तो लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिनको एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर क्या हो जाएगा, एक नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। किस डायरेक्शन में? कहने लगे अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में। और कितना आएगा? कहने लगे ये नेट डाइपोल मोमेंट जो आएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड फील्ड को हम लोग हमेशा इजी होगा। अब ये तो सिचुएशन अभी हम लोग डिस्कस करी किसकी? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब इसके बाद अभी हम लोग ले रहे हैं इसमें पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स अभी हम लोग किसको बोलते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जिसमें एवरी एटम और मॉलिक्यूल, रादर एवरी एटम और मॉलिक्यूल विल बी हैविंग अ नेट डाइपोल मोमेंट। इसमें भी लोगों ने क्या बोला था, हर एटम या मॉलिक्यूल के पास खुद का डाइपोल मोमेंट नहीं होता, लेकिन इस वाले मटेरियल्स में पोलर, इसका नाम ही है पोलर डाइलेक्ट्रिक, मतलब इसमें पोल्स होंगे। पोल्स होंगे मतलब क्या है, हर मॉलिक्यूल के पास खुद का एक डाइपोल मोमेंट होगा। ये देखो इसका डायग्राम कैसा होगा। इसका मॉलिक्यूल एक ये है जिसमें -q और +q के बीच में सेपरेशन है, मतलब इसके पास एक डाइपोल मोमेंट है। फिर दूसरा मॉलिक्यूल, इसके बाद इसके पास भी खुद का एक +- है। बट ऑल ऑफ दीज आर रैंडमली ओरिएंटेड, सारे के सारे रैंडमली ओरिएंटेड हैं। हर मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट तो है, लेकिन सारे डाइपोल्स मॉलिक्यूलर डाइपोल्स these are randomly oriented। रैंडमली ओरिएंटेड है, इसका मतलब क्या है? पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट 0 आएगा, पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट 0 मिलेगा। ये तो केस तब है जब अभी लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की। याद रखना आप इसको, अच्छे सुनना। नॉन पोलर और पोलर दोनों में इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मटेरियल कितना? 0 होगा। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मटेरियल 0 होगा। नॉन पोलर में 0 होने का कारण क्या है? नो पोल्स, कोई पोल्स नहीं है, मतलब हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 है। पोलर डाइलेक्ट्रिक में पूरे मटेरियल का 0 होने का कारण क्या है? रैंडम ओरिएंटेशन। व्हाट? रैंडम ओरिएंटेशन। तो ये रैंडमली ओरिएंटेड है, इसलिए पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट कितना? 0 आएगा। अब ऐसे मटेरियल को अगर अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया ECO, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइपोल्स के ऊपर क्या लगाएगा? एक टॉर्क लगाएगा, और ये टॉर्क इन डाइपोल्स को क्या करेगा? घुमाने की कोशिश करेगा। एंड ऑल दीज डाइपोल्स विल नाउ टेंड टू अलाइन in the direction of electric field।
ये सारे के सारे परफेक्ट ओरिएंटेशन तो नहीं है, लेकिन डिग्री ऑफ अलाइनमेंट विल गो ऑन इंक्रीजिंग विद अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसमें देखो, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में ये सारे के सारे डायपोल्स कैसे थे, रैंडमली ओरिएंटेड थे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारे डायपोल्स को रोटेट करने की कोशिश करेगी और ये सारे डायपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में आने की कोशिश करेंगे। एंड वी से दैट दिस मटेरियल विल वंस अगेन डेवलप अ नेट डायपोल मोमेंट। सो इन द प्रेजेंस of external electric field, the material develops a net dipole moment which is not zero. कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, डाइलेक्ट्रिक्स का कोई भी टाइप हो, डाइलेक्ट्रिक्स का कोई भी टाइप हो, पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, in the absence of electric field, in the presence of electric field, non-polar and polar, non-polar में हर एटम या मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, इसलिए पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट कितना, जीरो होगा। बस शिफ्ट कर दो इसको, टिल्ट कर दो। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक में, पोलर डाइलेक्ट्रिक इसका डायग्राम कैसा बना था, पॉजिटिव चार्ज सेंटर वाज कोइंसाइडिंग विद नेगेटिव चार्ज सेंटर। हम सारी चीजें समझ कर रहे हैं टेबल में। पोलर डाइलेक्ट्रिक में हर मॉलिक्यूल का खुद का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, लेकिन पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट कितना, जीरो होगा। इसका रीजन रैंडम ओरिएंटेशन। शॉर्ट में अभी आप डायग्राम भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। वी आर टेकिंग अ वेरी स्मॉल डायग्राम, इसलिए पूरे मटेरियल में एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। नॉन पोलर में भी, पोलर में क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इन डाइपोल्स को घुमाएगी and these will try to arrange themselves। ये कुछ ऐसे अरेंज हो जाएंगे। And once again the material develops a net dipole moment which is not zero।
अब इसके बाद किसी एक्सटर्नल फील्ड में डाइलेक्ट्रिक में लगभग ऐसा कुछ डायग्राम आएगा। इंटीरियर रीजन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक में ध्यान से देखना, इंटीरियर रीजन में ये पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत पास पास में है, तो ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे। यहां पर भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत पास पास में है, ये भी कैंसिल करेंगे। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहेगा? किसी एक्सटर्नल फील्ड में डाइलेक्ट्रिक को रखने पर जो लेफ्ट वाला सरफेस है उसके ऊपर कुछ चार्जेस दिखेंगे और ये फ्री चार्जेस नहीं रहेंगे। These are not free charges, मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज सेंटर लेफ्ट की तरफ है, नेगेटिव चार्ज सेंटर लेफ्ट की तरफ है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का सेंटर, इलेक्ट्रॉन इज स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है जिसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो क्या होगा? इट विल बी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ दिस टाइम अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऐसा है और ये ऐसा कुछ चक्कर लगाएगा। अभी भी ये अपने पेरेंट एटम से बंधा हुआ है, बट इट विल बी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये नेगेटिव चार्ज सेंटर जो है शिफ्ट हो गया। नेगेटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड करता था किसके साथ? पॉजिटिव चार्ज सेंटर के साथ। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण दिस विल बी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आया है, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। दीज चार्जेस आर स्टिल बाउंड to their parent atoms. These are bound charges or these are charges due to polarization of the dielectric. इस process को अभी लोग क्या बोलते हैं? Polarization. इसको polarization क्यों बोला? क्योंकि इसमें अभी हम लोगों ने बोला है कि नेगेटिव चार्ज और कुछ पॉजिटिव चार्जेस कहाँ पर? सरफेस पर आ गए हैं। तो माइनस QP एंड प्लस QP, एंड इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इसकी वजह से क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी, इसको अभी हम लोग ने EP से रिप्रेजेंट किया। कंडक्टर्स में कैसा होता था? जितनी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होती थी। लेकिन यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं होगी। ठीक है, ये नोट कर लेना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होंगी, ये चार्जेस कितने होंगे, ये एनसीईआरटी में अलग टॉपिक में दिया हुआ है, एंड दैट टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक effect of on capacitance.
सपोज वी आर कंसीडरिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कल अभी हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहले इसीलिए किया था ताकि ये सारी चीजें रिलेट कर सकें। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये वाली नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है। इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates कितनी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको अभी हम लोगों ने क्या ई नॉट बोल दे रहे हैं। Potential difference between the plates E0 into P ऐसा कुछ आएगा। कैपेसिटेंस C कैसे मिलता है? Q डिवाइडेड बाय V। Q को अभी हम लोग क्या लिख लेंगे? सिग्मा इंटू ए अपॉन सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इंटू डी। कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन 0 ए बाय डी। सो दिस वी हैव डिस्कस्ड। अब डाई इलेक्ट्रिक अगर अभी हम लोग रख दें, suppose we are placing a dielectric ये E0 है, this is the dielectric। इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू, इसके ऊपर माइनस क्यू। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। इधर पर जो चार्जेस आ जाएंगे इसको क्या माइनस क्यू पी। इधर पर जो चार्जेस आ गए वो कैसे प्लस क्यू पी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में ये आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर E0 है। डाइलेक्ट्रिक रखने की वजह से क्या होगा? एक ऑपोजिट डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? दिस विल ट्राई टू रिड्यूस। किसको रिड्यूस करेगी? ध्यान से सोचना, सोचकर बताना। अगर अभी हम लोगों ने ये एक्सटर्नल फील्ड है, डाइलेक्ट्रिक रख दिया, डाइलेक्ट्रिक रखने की वजह से क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल ट्राई टू रिड्यूस द एक्सटर्नल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रिड्यूस होगी कितनी वैल्यू आ जाएगी? कहने लगे E0 माइनस EB। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रिड्यूस हो गई तो व्हाट हैपेंस टू पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई मतलब क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिक्रीज होगा तो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। V रिड्यूस हो गया तो क्या होगा? कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। हेडिंग देखोगे, हेडिंग क्या है? इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटेंस। तो क्या इफेक्ट होता है बताइए? कैपेसिटेंस अगर कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? अगर कैपेसिटर प्लेट्स ली, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो इस डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होगा
उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रिड्यूस होगी तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर रिड्यूस होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। सो द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस इज डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने पर व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। और इसमें दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चलने इलेक्ट्रिक फील्ड E0 की वैल्यू कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ना ये तो पढ़ा होगा। EP की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन जीरो। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ऐसा कुछ आएगा। एंड दिस इज फाउंड टू बी अ फैक्टर ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अभी हमें मालूम नहीं है, हम लोग शुरू से फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ रहे हैं कि अगर आपने कहीं पर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, E की वैल्यू E0 की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो है। डाइलेक्ट्रिक अगर आप इंट्रोड्यूस कर दोगे तो क्या होता है कि एप्सिलॉन जीरो के साथ एक टर्म मारा जाता है। कौन सा वाला टर्म? K। तो यही चीज अभी तुमने यहाँ पर बताई। ये कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन जीरो। एनसीईआरटी में इन्होंने सिग्मा के टर्म्स में सॉल्व किया है। सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन जीरो विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सॉल्व करो इसको, ट्राई टू सॉल्व फॉर सिग्मा P। सिग्मा P कितना आ रहा है निकाल लो वैल्यूज। Sigma P will be equal to sigma into 1 minus 1 upon K। और ये वाले टर्म्स इसमें ये वाला टर्म भी अगर अभी हम इसमें यूज करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E0 माइनस EP, इसको अभी हम लोगों ने क्या E लिख दिया और इस E को अभी हम लोग इसमें E की वैल्यू E की वैल्यू कितनी हम लोगों ने लिखी थी? E0 by K। तो EP की वैल्यू E0 माइनस E0 by K
into 1 minus 1 upon Q. EP क्या चीज है, याद रखना। EP क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की वैल्यू। सिग्मा P ऐसे ही कुछ आया है, कितना है? सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। अगर आप इसको QP अपॉन A और इसको Q अपॉन A लिख लें तो क्या आ जाएगा? QP विल बी इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। नाउ इफ वी सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज, इसमें वैल्यूज को अगर आप सब्स्टिट्यूट करें, आप इन तीनों रिलेशंस का यूज अब हम लोग कर सकते हैं। कैसे? ये कैपेसिटर प्लेट्स थी, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E0, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज की वैल्यू Q, और ये डाइलेक्ट्रिक अगर इंट्रोड्यूस कर दिया, यहां पर चार्जेस माइनस QP और इधर पर प्लस QP। अगर मेटल्स की बात करें, मेटल्स और कंडक्टर्स, मेटल्स या कंडक्टर्स की अगर बात करें तो K की वैल्यू कितनी? इन्फिनिटी हो जाएगी। K की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो EP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? EP की वैल्यू विल बी इक्वल टू E0 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी? ये 0 आ जाएगी। तो EP विल बी इक्वल टू व्हाट? E0। तो ये अभी हमने पहले भी बताया था। क्या बताया था? कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगी कंडक्टर्स के अंदर, वो इक्वल एंड ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड होगी मेटल्स या कंडक्टर्स में। और इसमें QP कितना आ जाएगा? QP विल बी इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। ये 1 अपॉन इन्फिनिटी आएगा, मतलब QP विल बी इक्वल टू Q। मतलब ये वाले चार्जेस कितने आएंगे? कहने लगे जितने इन प्लेट्स के ऊपर चार्जेस हैं वही चार्जेस जो है डाइलेक्ट्रिक के ऊपर भी आएंगे। सो वी से दैट व्हाटएवर वी हैव स्टडीड इनिशियली इन दिस टॉपिक, वो एंड में फाइनल रिजल्ट में अभी हम लोग सही दिख रहा है। एक और केस अभी हम लोग ले सकते हैं, किसके लिए? एयर के लिए। एयर के लिए कैलकुलेशंस कर लेना। K इक्वल टू 1 के लिए EP की वैल्यू मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी एयर में? अगर ये डाइलेक्ट्रिक की जगह एयर है तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी? कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगी। ऐसे QP अगर आप निकालो तो QP की वैल्यू भी 0 आएगी और सिग्मा P की वैल्यू भी 0 आएगी। इसके लिए और एयर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही ले रहे हैं एंड वी विल कंक्लूड।